अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है हासिल अज़ीज़, जो कि तहरीर है वजीहा महमूद की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 3। ये तुम क्या कह रही हो सबरीना? फैज़ी एकदम चौंक कर अपनी कुर्सी छोड़ता उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास बैठे स्टूडेंट्स ने मुड़कर उन दोनों की जानिब देखा। फैज़ी, आहिस्ता बोलो और बैठो, मेरी बात सुनो। सबरीना ने उसे वापस बैठने का कहा। वो उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठी थी। मगर सबरीना, फैज़ी। सबरीना ने फैज़ी की बात काटते दोबारा उसे पुकारा था, जिस पर फैज़ी को ना चाहते हुए भी वापस बैठना पड़ा। मगर सबरीना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? उसके लहजे से इज़्तिराब और बेचैनी झलक रही थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर वालों से बात करो। सबरीना बहुत परेशान थी। सबरीना, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं कैसे? वो बोलते बोलते खामोश हो गया। तो बस फिर ठीक है फैज़ी, तुम यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठो और वहाँ मेरी शादी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। फैज़ी उसकी बात काटता हुआ बोला। अपने घर वालों से तुम बात नहीं कर सकते। अम्मी और अब्बू मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं। हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। एक हल है सबरीना, मगर उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फैज़ी सबरीना की आंखों में देखते हुए बोला। कैसा हल? फैज़ी की बात पर वो बेसाख्ता बोली। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फैज़ी की बात ने सबरीना को चौंका दिया था। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो फैज़ी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है। वो नफ़ी में सर हिलाती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सबरीना, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। फैज़ी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मगर फैज़ी, ये सरासर गलत है। उससे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। वो अभी तक फैज़ी की बात से मुत्तफ़िक ना थी। इसके अलावा और कोई हल नहीं। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान होगा हमारी मोहब्बत को भुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना? वो सबरीना की आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। सबरीना खामोश रही। और इस बात की क्या गारंटी कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूँ और तुम्हारे अब्बू इन्हें इनकार नहीं करेंगे? वो एक पल को रुका था। सबरीना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो सबरीना से पूछने लगा। नहीं फैज़ी, ऐसी बात नहीं है। सबरीना बेरब्त से बोली। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी ऐसा मौका तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। वो अपने अल्फाज से सबरीना पर जादू कर रहा था। सबरीना की सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज हो चुकी थीं। तुम आज शाम तक का वक्त ले लो, इस बारे में सोचो। मैं तुम्हारी जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। वो धीमे लहजे में कह रहा था। टेबल पर पड़ी अपनी बाइक की चाबी उठाने लगा। खुदा हाफिज, ये कहकर वहां से चला गया। पीछे खड़ी सबरीना के दिमाग में उसकी कही बातें तमाम बातें गूंज रही थीं। उसे फैसला करना था, किसी एक का इंतखाब करना था। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? उसके पास लेटे उसके बेटे ने उसे माजी के शिकंजों से आज़ाद करवाया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसकी समात से मुअज्जिन की आवाज़ टकराई थी। उसने बेसाख्ता सामने लगी घड़ी को देखा, जो सुबह के 6 बजा रही थी। आज फिर एक रात माजी की तल्ख यादों की नज़र हो गई थी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? उसका बेटा उसके चेहरे पर अपने नन्हे हाथ फेरता बोल रहा था। नहीं मेरा बच्चा, मैं रो नहीं रही। वो अपने आंसू साफ करती उठ बैठी। आपको कहीं पेन हो रहा है क्या? वो मुतफक्किर लहजे में बोला था। उसकी इतनी फिक्र पर सबरीना की आंखें फिर से भरने लगीं। उसने अपने बेटे को अपने साथ लगा लिया था। नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसको अपने साथ लगाए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वेट, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वो फौरन सबरीना से अलग होता बेड से नीचे उतरा और बिना जूता पहने किचन की जाने भागा था। सबरीना उसे देखती रह गई। वो उसकी कुल कायनात था, उसकी दुनिया, वाहिद रिश्ता और इसके जीने की वजह। आज जिंदा थी तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। आबरू को घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। उसके दाएं पाँव का जूता बीच रास्ते में ही टूट गया था, जिसकी वजह से 30 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हुआ था। घर के सामने पहुंचते ही उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसे सामने इमाद खड़ा दिखाई दिया था। यकीनन दरवाज़ा खोलने वाला वही था। वो एक सरसरी निगाह उस पर डालती दाएं जानिब मुड़कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी। अभी उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा था कि एकदम लड़खड़ाई। उसके पाँव में मौजूद टूटे हुए जूते के 2 हिस्से हो चुके थे। वो बहुत मुश्किल से पूरा रास्ता अपने जूते को घसीटती आई थी। अरे संभल कर! कुछ दूर खड़े इमाद चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए बोला। अबरूर एक गुस्से भरी निगाह पहले टूटे हुए जूते पर डाली और दूसरी निगाह इमाद की जानिब देखा था, तो इस वक्त स्याह रंग के पैंट शर्ट में मौजूद। दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए उस हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आबरू ने अपना टूटा हुआ जूता अपने हाथ में उठाया
और तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी, जबकि पीछे खड़ा इमाद उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। उसकी नज़रों में एक चमक थी, शैतानी चमक। आबरू पहले थक चुकी थी, ऊपर से उसकी टूटी हुई चप्पल ने उसे और थका दिया था। वो किस तरह जूते को घसीट घसीट कर घर पहुंची थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसके चेहरे से थकान वाज़ेह थी, उसका जोर जोर दुख रहा था, ऊपर से भूख से उसका बुरा हाल था। उसने सुबह के नाश्ते के बाद एक लुकमा भी नहीं खाया था। वो एक हाथ में टूटा हुआ जूता लिए आखिरी सीढ़ी अबूर करती आगे बढ़ी थी। उसे सामने से आता देखकर लाउंज में बैठी इस्बा उसकी जानिब आई। आबरू ने उसे अपनी जानिब आता देख कंधे पर लटका अपना सुरमई बैग उतारकर उसे पकड़ा दिया था और फिर पास पड़े सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। अपने हाथ में पकड़ा जूता उसने सोफे की एक जानिब रख दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वो मध्यम आवाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। जूते को क्या हुआ? सामने चरपाई पर बैठी रुतबा ने मुड़कर दाने निकालकर प्लेट में डालने शुरू कर दिए थे। क्या मतलब क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा, टूट गया है। आबरू गुस्से से बोली। अच्छा अच्छा, अब इसका गुस्सा मुझ पर तो मत निकालो। रुतबा प्लेट से मटर का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डालते हुए बोली। इससे पहले कि आबरू उसकी बात का जवाब देती, इस्बा ने आबरू को मुखातिब किया। इसे छोड़ो आबरू, ये बताओ कि आज इतनी देर क्यों हो गई है आने में? इसी की वजह से, आबरू ने टूटे हुए जूते की जानिब देखते कहा। मगर तुम्हें कौन सा पैदल आना था जो जूते के टूट जाने का बहाना है? रुतबा की जुबान पर फिर खुजली हुई थी। रुतबा उसकी बात पर इस्बा ने सवालिया नजरों से आबरू की जानिब देखा, जैसे उसे रुतबा के सवाल का जवाब मांग रही हो। वो किराए के पैसे गुम हो गए थे। आबरू ने फौरन बहाना बनाया। गुम हो गए या खर्च हो गए? रुतबा ने मुड़कर दानों से भरी प्लेट को एक जानिब करते तफ्तीशी अंदाज में पूछा। अब इस बार रुतबा दोनों की नजरें आबरू पर जमी थी, जो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। मैं बता तो रही हूँ, गुम हो गए थे। आबरू सफाई देने वाले अंदाज में बोली और साथ रुतबा को खा जाने वाली नजरों से घूरा। तुम इतनी दूर से पैदल आई हो? इस्बा ने एक अहमकाना सवाल दागा था। नहीं, हवाई जहाज पर आई हूँ। सवाल जवाब ही करती रहोगी या खाने का भी पूछोगी? कसम से इतनी भूख लगी है। आबरू ने पेट पर हाथ रखते दुहाई दी। वो इस वक्त मौजू तब्दील करना चाहती थी। मैं पानी लेकर आई। आबरू की आवाज़ सुनते ही इस्बा फौरन किचन की जानिब भागी थी। तुम ना अपने दिमाग को थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो, आई समझ? इस्बा के जाते ही आबरू रुतबा को मुखातिब करते बोली। इससे पहले कि रुतबा उसके सवाल का जवाब देती, रुतबा की नज़र आबरू के पाँव की जानिब गई थी। आबरू, तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा है। वो फौरन चरपाई से उतरती उसकी जानिब लपकी। आबरू ने उसकी बात सुनते ही फौरन अपनी गर्दन झुकाकर अपना दायां पैर देखा, जिसकी एड़ी के करीब से खून निकल रहा था। एड़ी के नीचे की जल्द एक तरफ से फट चुकी थी और अब इसमें से खून रिस रहा था। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। रुतबा को अपना पाँव पकड़कर देखकर वह फौरन बोली। ये जख्म मुसलसल टूटा जूता घसीटने की वजह से आया था। बीच रास्ते में भी जख्म से खून रिस रहा था, मगर फिर जल्दी में ही बंद हो गया था। मगर अब शायद वो जख्म दोबारा खुल गया था। छोटा सा जख्म? देखो तो सही कितना खून बह रहा है, और तुम छोटा सा जख्म कह रही हो। रुतबा के चेहरे पर फिक्र ही फिक्र थी। इतने में इस्बा किचन से पानी लेकर आई थी। आबरू, ये क्या हुआ है? वो गिलास एक तरफ रखती आबरू की तरफ आई थी। अरे मेरी बात सुनो, तुम दोनों। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। वो रुतबा के हाथ से अपना पाँव छुड़ाती बोली, जो टिश्यू की मदद से खून रोकने में मसरूफ थी। तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना आबरू? इस्बा की आंखों में आंसू झिलमिलाए। वो ऐसे ही थी, छोटी छोटी बातों पर फौरन रो देने वाली। नहीं हो रही तकलीफ, अब तुम रोना बंद करो प्लीज, वरना अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। वो इस्बा को रोने से बाज रखने के लिए बोली, वरना जख्म वाली जगह पर उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। मगर आबरू? रुतबा उसकी लापरवाही को देखते कुछ कहने ही लगी थी कि आबरू ने उसकी बात काट दी। अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह रही हूं ना कि ये मामूली जख्म है, मैं देख लूंगी। जब ये बताओ कि अम्मी और हरम कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। वो अब टिश्यू की मदद से जख्म साफ कर रही थी, क्योंकि खून अब निकलना बंद हो चुका था। हरम कमरा में है, अपना होमवर्क कर रही है। रुतबा ने आबरू का सवाल रुतबा ने आबरू के सवाल का जवाब दिया था। और अम्मी? आबरू ने खून आलू टिश्यू में जमीन पर एक जानब रखते उसे दोबारा पूछा। उनकी तबीयत खराब है। इस बार धीमी आवाज में बोली। इस्बा की बात सुनकर आबरू ग्लास की तरफ बढ़ता हाथ एक लम्हे को थम गया था। उसने सवालिया नजरों से इस्बा की जानिब देखा। क्या हुआ है अम्मी को? वो मुतफक्किर लहजे में बोली।
बीपी बहुत बढ़ गया था उनका दोपहर में। रुतबा खून आलू टिश्यू इकट्ठे करते हुए बोली, और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आबरू तुम बैठो, अब अम्मी ठीक हैं। मैंने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया है। इस्बा ने आबरू के कंधों को थामते हुए दोबारा बिठा दिया था। अम्मा ने दवाई ले ली? आबरू ने एक और सवाल पूछा। वो वो अम्मी की दवाई तो खत्म हो गई थी। कब? एक हफ्ता पहले। इस्बा धीमी आवाज में हिचकिचाते बोली। मेरे अल्लाह, एक हफ्ता हो गया दवाई खत्म हुए और तुम मुझे अब बता रही हो? आबरू अपने सर पर हाथ रखकर उसकी लापरवाही पर अफसोस करते बोली। तुम्हें बता भी देते तो क्या कर सकती थी? पता तो है ना कि वो दवाई कितनी महंगी है और हमारे हालात तो तुमसे बखूबी वाकिफ हो। आबरू की बात का जवाब सौलिया बेगम ने दिया था, जो इन तीनों की आवाज़ सुनकर जाग उठी थी। अब आबरू के सामने रखी चारपाई पर बैठ रही थी, जिस पर एक तरफ मटर भरी प्लेट रखी थी। मगर अम्मी, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रही बात हमारे हालात की तो मैं आज ही तायाजान से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम उनसे? सौलिया बेगम का सवाल फौरी था। ये कि हमारे घर को तो उन्होंने बेच दिया, अब उसकी रकम तो कम से कम हमें दे दें। यूँ रोज़ रोज़ हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ते हैं। आबरू के लहजे में कर्व था। उसकी इस बात पर सौलिया बेगम खामोश रहीं, क्योंकि वो जानती थीं कि एक पाई के लिए उन्हें किस तरह तरसाया जाता है। उन्हीं के पैसे उन्हें भीख में दिए जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानती थीं कि इसके अलावा और कोई हल मौजूद नहीं था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। इस खामोशी को इस्बा की आवाज़ ने तोड़ा। आबरू, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रुतबा, तुम मेरे साथ आओ। वो आबरू को फ्रेश होने का कहते रुतबा को लिए किचन में चली आई थी, जबकि पीछे बैठी आबरू तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसका जहन मुसलसल सोचों के शिकंजे में कैद था। उसे याद था कि पिछली बार ताई ने उसे पैसे देने के बाद क्या कहा था। भिखारी भी इतनी बार हाथ फैलाए तो उसे शर्म आ जाए। वो अल्फाज उसके कानों में भी गूंज रहे थे। अब उसे कुछ करना होगा। यूं रोज रोज की जिल्लत और भीख से रिहाई हासिल करनी होगी। उसने सोच लिया था कि इस बार वो सीधा तायाजान से ही बात करेगी। सबरीना इस वक्त किचन में खड़ी थी। उसके बेटे को 3 दिन से तेज बुखार था। उसके पास उसे डॉक्टर को दिखाने के पैसे भी नहीं थे। वो बेबसी की इंतहा पर थी। वो किचन में उसके लिए कुछ खाने को लेने आई थी। खाली किचन देखकर उसका दिल फट जाने को था। वो हिम्मत करती आगे बढ़ी, सामने लगा कैबिनेट खोलने लगी। कैबिनेट खुलते ही उसे सामने एक बिस्किट का पैकेट नजर आया था। उसने फौरन बिस्किट निकालकर शेल्फ पर रख दिया और पास पड़ी पतीली का ढक्कन उठाया, जिसमें बामुश्किल आधा कप दूध मौजूद था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से चूल्हा जलाया और पतीली को चूल्हे पर रख दिया था। अम्मी, उसे अचानक अपने बेटे की नकाहत भरी आवाज़ आई थी। वो भागते उसके पास गई थी। उसका बुखार मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अब सबरीना रोने लगी थी। अम्मी, आप रोए नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हों। अपनी माँ को रोता देख वो मासूम जान उसे दिलासा दे रही थी, जबकि उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बामुश्किल ही सबरीना तक पहुँच पाई थी। सबरीना उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। अचानक उसे चूल्हे पर चढ़ा दूध याद आया। वो भागते किचन में गई, जहाँ अब आधा कप दूध भी आधा हो चुका था। उसके पास पैसे ना होने के बराबर थे। उसकी ज़िंदगी उसके गलत फैसले ने बर्बाद कर डाली थी। काश वो उस वक्त जज्बात में आकर वो फैसला ना करती। वो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार कभी अपनी किस्मत को नहीं ठहराती थी, बल्कि उसका कहना था कि उसकी बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद है। हम जिंदगी में अक्सर मामलात के बुरे अंजाम पर उसका कसूर और अपनी किस्मत को ठहराते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि फैसलों का इख्तियार तो हमारे पास ही होता है। वो दूध को कप में उंडेलती बिस्किट का पैकेट उठाए बाहर आई थी। उसने दोनों चीज़ों को एक तरफ रखते अपने बेटे को उठाया, मगर बार बार हिलाने पर जब वो होश में न आया तो सबरीना के हाथ पांव फूलने लगे। वो आंसुओं के साथ बावाज़ रोती उसे उठाने लगी। गलत फैसला तो सबरीना ने किया था, सजा की हकदार वो रही थी। ये मासूम जान तो बेकसूर थी, तो फिर वो क्यों उसकी सजा में शराकतदार ठहरती? अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रोते हुए वो अपने किए गए गलत फैसले पर पछता रही थी, जिसने उसे दरबदर कर दिया था। काश उसके बस में होता तो वो माजी में जाकर अपना फैसला दुरुस्त कर लेती, मगर गुजरा वक्त क्या कभी लौट कर आया है? खाना खाकर आबरू ने अपने पाँव के जख्म पर पट्टी बांध ली थी, बल्कि ये कहना सही होगा कि इस्बा और रुतबा ने ज़बरदस्ती पट्टी करवाई थी। वो उस वक्त कमरे में बैठी अपना असाइनमेंट बना रही थी, जब उसे पैगाम मिला कि जलाल ताया ने उसे नीचे बुलाया है। उसे हैरानगी हुई, और इस हैरत में इजाफा तो उस वक्त हुआ जब उसे मालूम हुआ कि सिर्फ उसे ही नहीं, सौलिया बेगम को भी बुलाया गया है। अब उसकी हैरत में आहिस्ता आहिस्ता परेशानी सी शामिल होने लगी थी। उसने सौलिया बेगम से कहा कि वो रहने दें, वो खुद ही जाकर पूछ आती है कि क्या बात है।
मगर सौलह बेगम के सरार पर वो ने साथ लिए सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। लाउंज में दाखिल होते ही उसके सामने पड़े सोफे पर जलाल ताया और साइमा ताई बैठे नजर आ गए थे, जबकि साइड में रखे सोफे पर अशर मौजूद था। जलाल ताया के चेहरे पर इस वक्त सख्त तासुरात थे। वो बरहम नजर आ रहे थे, जबकि साइमा ताई की आंखों में हमेशा की तरह उन्हें देखते हकारत दर आई थी, जबकि अशर के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने सौलह बेगम के करीब आने पर उनको सलाम किया। इस सारे मंजर में आबरू की नजरें जलाल ताया के चेहरे पर थीं। उनके चेहरे के तासुरात उसे कुछ गलत होने का अंदिया दे रहे थे। सबको सलाम करते वो सौलह बेगम और जलाल ताया के सामने रखे सोफे पर बैठ गई थीं। इससे पहले जलाल ताया कुछ बोलते, उनके कुर्ते की जेब में मौजूद मोबाइल बजने लगा था। उन्होंने मोबाइल जेब से निकालकर कॉल उठाई और फौरन ही कान से लगा लिया था। आबरू ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। लाउंज की थीम गोल्डन रखी गई थी। सोफे, पर्दे, लाउंज में रखा गया बाकी फर्नीचर भी इसी थीम के मुताबिक था। उसकी नज़र एकदम साइमा ताई की निगाहों से मिली। उनकी आंखों में मौजूद हकारत, नफरत वो हमेशा से देखती आई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसने इन जज्बों में इजाफा ही महसूस किया था, जिसकी वजह से वो अनजान थी। मगर वक्त इंसान को अनजान रहने कहाँ देता है, सब तलखियाँ सामने लाकर रख देता है। जलाल ताया ने कुछ देर बाद फ़ोन पर अपनी बात मुकम्मल करके वापस अपनी जेब में डाल लिया था, और अब उनकी नज़रों का जाविया सीधा आबरू की जानिब था। आज कहाँ गई थी आबरू? उनके लहजे में सख्तपन था। मैं यूनिवर्सिटी गई थी, आबरू ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। उसे मालूम हो चुका था कि उनका अगला सवाल क्या होगा, और ये भी मालूम हो गया था कि उन्हें किस मकसद के तहत बुलाया गया है। यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गई थी? इस बार जलाल ताया की आवाज़ पिछली बार से बुलंद थी। आबरू खामोश रही। भाई साहब, यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ जाएगी आबरू? इस बार सौलह बेगम ने जवाब दिया। आबरू, मैंने कुछ पूछा है। सौलह बेगम की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते बुलंद आवाज़ में बोले। कब्रिस्तान गई थी। आबरू भी सख्त लहजे में जलाल ताया से नज़रें मिलाती बोली। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों गई थी कब्रिस्तान? जलाल ताया का चेहरा उसकी बेखौफी देखकर गुस्से के मारे सुर्ख पड़ने लगा था। बाबा जान से मिलने, आबरू ने उसी लहजे में फिर जवाब दिया। देख रही हूँ सौलहा किस तरह बेखौफी से जवाब दे रही है, बजाय अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के अपने ताया की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजी कर रही है। इस बार साइमा ताई ने सौलह बेगम को मुखातिब किया, जो खामोश बैठी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आबरू ने साइमा ताई को मुखातिब किया। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि ताई जान जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हें ये बात मालूम है आबरू कि वो कब्रिस्तान के सुनसान इलाके में है? तुम्हें वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। जलाल ताया बुलंद आवाज़ में गुर्राए थे। दूसरी बात ये कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी तुम्हें कब्रिस्तान जाने की? तुम्हें मालूम है कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। आबरू ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि जलाल ताया बुलंद आवाज़ में चिल्लाए। अगर कोई तुम्हें उठा लेता या फिर कुछ हो जाता तो मुसीबत तो हमारे गले पड़ती। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी वहाँ जाने की? जलाल ताया मुसलसल चिल्ला रही थी। वैसे भी तुम्हारा बाप मर चुका है, इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो बेहतर है। साइमा ताई ने अपनी जहरीली ज़ुबान का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया था। और सौल्या, तुम इसे समझा नहीं सकती थी? अगर हमने इसे यूनिवर्सिटी जाने से मना नहीं किया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये यहाँ मर्जी जाती फिरेगी जहाँ मर्जी जाती फिरेगी। आज कब्रिस्तान गई है, कल कहीं और। बस ताईजान। तब से मुसलसल खामोश बैठी आबरू अब उठ खड़ी हुई थी। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो जी चाहे बोलती जाएं। आबरू सख्त लहजे में बोली थी। तौबा तौबा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, देखो तो सही कैसे बदतमीजी कर रही है। साइमा ताई मुंह पर हाथ रख के अफसोस से कहने लगी थी। ताई जान, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आबरू का जब्त जवाब देने लगा था। सब मालूम होने के बावजूद औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं। तुम फिर भी वहाँ गई और फिर कह रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। जिनकी कब्रों पर जाने के लिए कोई मर्द मौजूद ना होना, उनकी औरतों का कब्रों पर जाना बिल्कुल जायज़ है। आबरू की आवाज़ बहुत बुलंद हो गई थी। वो अपना ज़ब्त खो बैठी थी। जब मरने वाले के पीछे उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला कोई मर्द ना हो तो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने औरतों को ही जाना पड़ता है। और जलाल ताया को मुखातिब करती बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। और मर जाने वाले को भी भूल नहीं जाना चाहिए। जब मरने वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी आसाइशात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात का ख्याल रखा, तो मरने के बाद हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए।
اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ پل نکال کر 2 گھڑی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ان کی بخشش مغفرت کے لیے دعا مانگ لینی چاہیے۔ یہ بات اس نے سائمہ تائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ اور اگر یہ سب کرنا گناہ ہے تو ہاں، میں گناہ گار ہوں، دیجیے مجھے سزا۔ وہ یہ کہتی صالحہ بیگم کی طرف بڑھ گئی جو مسلسل بے آواز رو رہی تھی۔ اور ہاں، مجھے قبرستان جانے سے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ صالحہ بیگم کو سہارا دے کر کھڑا کرتی ایک نظر تائی اور جلال تایا کی جانب ڈالتی 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ جوتوں کے زمین سے ٹکرانے کی مدھم آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ سیڑھیوں پر اسے رتبہ اور اسباح کھڑی نظر آئی تھی، جن کی آنکھوں میں آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ لاؤنج میں ہونے والی تمام گفتگو سن چکی ہیں۔ امی کو اوپر لے کر جاؤ، میں آ رہی ہوں، وہ ان دونوں کو مخاطب کرتے اس نے صالحہ بیگم کو ہاتھ پکڑ کر ان کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے میں مدد دی تھی۔ وہ دونوں صالحہ بیگم کو احتیاط سے سیڑھیاں چڑھا رہی تھی۔ آخری سیڑھی عبور کرتے رتبہ نے ایک نظر دوسری سیڑھی پر ڈالی تھی۔ ابرو کو دیکھا جو خلا میں ایک جانب غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ رتبہ کو اکثر اس پر ایک پتھر کا گمان ہوتا۔ اسے لگتا کہ شاید ابرو کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ تکلیف جسمانی ہو یا روحانی، جو کہ انسان کے اندر اتنا ضبط ناممکن سی بات تھی۔ جبکہ پیچھے کھڑی ابرو کا چیخ چیخ کر رونے کا دل چاہ رہا تھا، مگر اگر وہ رو پڑتی تو باقیوں کے آنسو کون صاف کرتا؟ اسے اپنے بابا کا بیٹا بن کر دکھانا تھا، اسے مضبوط بننا تھا، بہت مضبوط۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اپنے دائیں پاؤں کی ایڑی میں نمی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا، سفید پٹی مکمل سرخ ہو چکی تھی، خون اب پھر سے بہنے لگا تھا، زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ مرہم رکھنے کے باوجود بھی زخم سے خون رسنے لگا تھا، کیونکہ زخم وہ ایک بار پھر کریدا گیا تھا، بہت سختی سے، صفاقی سے۔ وہ واپس گردن اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہر سیڑھی پر خون کے دھبے نمودار ہونے لگے تھے، سرخ دھبے۔ وہ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھی۔ اسے یہاں آئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اسے یہاں انتظار کرنے کو کہا۔ انتظار بذات خود ایک امتحان ہے اور ہسپتال کی راہداری میں کیا جانے والا انتظار اس امتحان کو مزید جان لیوا بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے سامنے موجود بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے کچھ دیر پہلے اس کے بیٹے کو لے جایا گیا تھا۔ رو رو کر اب اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس دن فیضی سے ملاقات کے بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو شام کے 6 بج گئے تھے۔ سبرینا یونیورسٹی سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، وہ شدید کشمکش کا شکار تھی۔ اسے انتخاب کرنا تھا کسی ایک کا، اسے فیصلہ کرنا تھا اپنی زندگی کا، مگر وہ یہ بھول رہی تھی کہ بعض فیصلے صرف آپ کی زندگی سے منسلک نہیں ہوتے، ان فیصلوں سے اور بھی بہت سی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، بس فیصلے کا اختیار کسی ایک کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، مگر 2 گھنٹے بعد بھی جب وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پائی تو شکستہ قدموں سے چلتی دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں سکینہ بیگم فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھیں۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ انہوں نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، اسے اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا دیکھ وہ بولی۔ سکینہ بیگم کی آواز، اس نے ان کی جانب دیکھا، نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ وہ صوفے پر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سکینہ بیگم اس کے چہرے کا جائزہ لیا، صرف 3 دنوں میں اس کا کیا حال ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، نیند پوری نہ ہونے کے باعث سرخ آنکھیں، پیلا پڑتا رنگ، وہ انہیں پچھلے دنوں سے بہت زیادہ کمزور لگی تھی۔ وہ ماں تھیں، اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کے بال سہلانے لگیں۔ کھانا کھاؤ گی؟ لگاؤں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ بھوک نہیں ہے، سبرینا مدھم لہجے میں بولی۔ آج لیٹ ہو گئی یونیورسٹی سے، خیریت؟ اس کا جواب سن کر وہ موضوع بدلتی بولی تھی۔ جی، وہ آج ایکسٹرا کلاس تھی اسی لیے۔ سبرینا نے اپنی قمیض کے دامن پر بنے ڈیزائن میں موجود پھول پر انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ صحیح، آج رقیہ بھابھی آئی تھیں۔ سکینہ بیگم کی بات پر سبرینا کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ تمہیں شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں، کافی انتظار کیا انہوں نے۔ میں نے تمہیں ایک کال بھی کی تھی، مگر تمہارا موبائل بتا رہا تھا، اسی لیے میں نے انہیں کل کا کہا ہے، کل تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لو۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ بولنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، سبرینا ان سے الگ ہوتی بولی۔ مگر بیٹا کیوں؟ سکینہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں امی کہ کیوں؟ سبرینا بھی جواباً ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سبرینا ضد مت کرو،
सकीना बेगम उसे समझाने लगी। जिद मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। सबरीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या बुराई है हुजैफा में जो तुम यूं इनकार कर रही हो? इस बार सकीना बेगम भी सख्ती से बोली। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती कि फैजी में क्या बुराई है जो आप लोग एक बार उससे मिलना भी नहीं चाहते? सबरीना दो बदो जवाब दे रही थी। सकीना बेगम खामोश रही। उनके पास हकीकतन इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं आपको बताऊं असल मसला क्या है? उन्हें खामोश देखकर सबरीना खोखली हंसी हंसते हुए बोली, जिस पर सकीना बेगम उसकी जानिब देखने लगी। असल मसला ये है कि अब्बू की अना की बात वे उन्हें गवारा नहीं। मैं उनकी बेटी अपनी जिंदगी का कोई फैसला अपनी मर्जी से करूं। वो सांस लेने को रुकी थी। सबरीना, सकीना बेगम अपनी जगह से उठते हुए बोली। नहीं अम्मी, बोलने दें। वो उनको हाथ से इशारा करते रोकती फिर से बोलने लगी। इसीलिए अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए वो। सबरीना, इससे पहले कि वो मजीद बोलती, अहमद साहब की गरजदार आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। अहमद साहब सबरीना के पीछे खड़े थे, इसीलिए वो कब से यहाँ मौजूद थे उसे मालूम ना हो सका। उनकी आवाज़ पर वो पलटी नहीं। अहमद साहब चलते उसके सामने आए थे। सबरीना ने उनके चेहरे को देखा जो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ, वो गुस्से से चिल्लाए थे। मगर अबू, वो कुछ बोलने ही लगी थी। अहमद साहब दोबारा बोले, एक लफ्ज़ और नहीं। उनकी आवाज़ बुलंद और लहजे में सख्ती थी। इससे पहले कि सबरीना कुछ बोलती, सकीना बेगम उसके पास आईं और उसे अपने साथ लिए कमरे में ले जाने लगी थी। अभी वो दोनों कमरे के दरवाजे पर ही पहुंचे थे। उनकी समातों से अहमद साहब की आवाज़ दोबारा टकराई थी। और कल से अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अहमद साहब की आवाज़ पर सबरीना ने तेज़ी से दरवाजे का लॉक खोला था और जल्दी से अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी सकीना बेगम की परेशानी में अब मज़ीद इजाफा होने लगा था, क्योंकि आज सबरीना के कहे अल्फाज उन्हें बहुत कुछ गलत होने का अंदिया दे रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। हर सू तारीकी ही तारीकी थी। सिद्दीकी हाउस पर भी इस वक्त तवील रात का पहरा था। बलाई मंजिल के एक कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कमरे में 2 बिस्तर मौजूद थे। एक पर इस्बा अपने लिहाफ में दुबकी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान मौजूद थे। यकीनन चंद घंटे पहले पेश आने वाले वाक़ये का नतीजा था। जबकि दूसरा बिस्तर खाली था। लिहाफ भी एक जानिब रखा हुआ था। वो आबरू का बिस्तर था। आबरू इस वक्त ज़मीन पर अपने बिस्तर से टेक लगाए अपनी टांगों को सीने और घुटनों में सर दिए बैठी थी। इस्बा के करवट बदलने पर खामोशी में ताश पैदा हुआ। हल्की सी आहट पर आबरू ने घुटनों से सर उठाया था। कमरे की खिड़की से छनकर आती चांद की रोशनी में आबरू का चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसुओं से तर था। वो न जाने कितनी देर से आंसू बहा रही थी। उसकी पुरकशिश स्याह आंखें मुसलसल आंसू बहाकर अब थक चुकी थीं, मगर दिल का दर्द था कि कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा था। हयात साहब की वफ़ात के बाद उसे ये अंदाज़ा तो हो गया कि अब ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है, मगर उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसे अपने ही बाप की कब्र पर जाने की वजाहतें देनी पड़ेंगी। बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूं आपसे महज एक मुलाकात करने के लिए दूसरों से इजाज़त मांगनी पड़ेगी। वो मुसलसल रोते हुए दिल में हयात साहब से मुखातिब थी। उसने अपना सर दोबारा से अपने घुटनों में दे दिया। एक बार फिर उसकी आंखों से गर्म स्याल बहने लगा था। उसे हयात साहब के इंतकाल के बाद अकेले में रोने की आदत हो गई थी। वो पूरा दिन सबके सामने खुद पर खुद चढ़ाए रखती। सबको समेटते समेटते वो खुद रात को बिखर जाती थी और उसे समेटने वाला कोई नहीं था। जो उसे हमेशा से समेटता आया था, अब वो मनो मिट्टी तले दफन था। अब उसे खुद को समेटना था, अपने घर वालों के लिए उनका मजबूत सहारा बनना था। उसके पाँव के जख्म पर अब पट्टी का कोई वजूद नहीं था। शायद जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। हर जख्म वक्त के साथ साथ भर जाता है। वक्त का मरहम बड़ा पुरअसर होता है, बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, मगर हर जख्म भरने के बावजूद भी एक निशान छोड़ जाता है जो हमें कभी उस जख्म को भूलने नहीं देता। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो काफ़ी देर दरवाजे के साथ लगी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करती रही, मगर जब गुस्सा किसी सूरत कम न हुआ तो औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वक्त उसके हाथों से रेत की मानंद फिसल रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद वो बेड से उठती वॉशरूम आ गई थी। अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे वो मुसलसल सोच विचार में मसरूफ थी। उसे फैसला करना था, इंतखाब करना था। वॉशरूम से बाहर आकर सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते ही उसकी नज़रों का मरकज़ सामने पड़ी 2 चीज़ें थीं, जिनमें से एक का इंतखाब उसे आज करना था। सामने पड़ी वो चीज़ों में से एक फैज़ी की उस रात दी गई अंगूठी थी, जो सबरीना को दिलो जान से अजीज़ थी
और इस हिम्मत की वजह उसे अंगूठी उस शख्स से वाबस्ता थी जिसके बगैर अब सबरीना की जिंदगी नामुकम्मल महसूस होती थी। जबकि दूसरी चीज़ एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें 4 साला सबरीना अहमद साहब की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर उसने मैट्रिक के बाद फ्रेम करवाकर अपने कमरे में रखवाई थी। इस तस्वीर को देखे बगैर उसके दिन का आगाज़ नहीं होता था। सामने पड़ी दोनों चीज़ें सबरीना की ज़िंदगी के 2 अहम हिस्से थे। वो आज इस मकाम पर खड़ी थी कि उसे किसी एक का इंतखाब करना था। वो दोनों चीज़ों को देखती अब बेबस होने लगी थी और इंतखाब नहीं कर पा रही थी, मगर उसे करना था। वो थके हुए अंदाज में वापस बेड पर बैठ गई थी और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी आंखों से आंसू रवां हो चुके थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और सामने पड़ी दोनों चीज़ों को फैसला को नज़रों से देखा। अपने दोनों हाथों से आंसू साफ करते वो उठ खड़ी हुई थी और आगे बढ़ते उसने फैज़ी की अंगूठी को उठाया था और एक नज़र उस पर डालती अपने ज्वेलरी बॉक्स को खोला। अंगूठी को उसमें डालकर वापस फ्रेम की जाने पलटी। उसे अपने हाथों में उठाए अपने होठों से लगाया था। आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। फ्रेम को सलीके से ड्रेसिंग टेबल पर रखते वापस बेड पर आकर बैठ गई थी। वो फैसला कर चुकी थी, अपनी ज़िंदगी का इंतखाब कर चुकी थी, किसी एक का। सुबह के 10:30 का वक्त था। मतलया बरालूद था। बादलों ने आसमान पर बसेरा कर रखा था। सिद्दीकी हाउस की बालाई मंजिल के एक कमरे में इस वक्त जाए नमाज बिछाए कोई बहुत शिद्दत से दुआएं मांग रहा था। चेहरे के गिर्द नफासत से दुपट्टा लपेटे, दोनों आंखों को नीचे, और उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाए वो बहुत शिद्दत से दुआ मांग रही थी। वो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक में मौजूद थी। इसी स्ना में कमरे में इस्बा दाखिल हुई और सामने नजर पड़ते ही उसने बेख्तियार घड़ी की जानिब देखा। रुतबा, ये कौन सी नमाज पढ़ रही हो? वो हैरानी से इस्तफसार करने लगी। जय नमाज पर बैठी रुतबा ने आंखें खोली। उसकी बुरी आंखों ने इस्बा को देखते उसे खामोश रहने का इशारा दिया। उसके नकूश आबरू से बहुत मुमासलत रखते थे, बस दोनों की आंखों के रंग ही मुख्तलिफ थे। इस्बा उसके इशारे को समझती पास पड़ी कुर्सी को खींचते उस पर बैठ गई थी। कुछ देर मजीद दुआ मांगने के बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरती उठ खड़ी हुई, जाए नमाज समेट कर एक जानिब रख दिया और फिर कुर्सी पर बैठी इस्बा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। जी, उसने अब्रो उचकाते एक नज़र जाए नमाज पर डाली और बोली, मैं नवाफिल अदा कर रही थी। रुतबा धीमे लहजे में बोली थी। क्या? इस्बा का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? रुतबा अपने चेहरे के गिर्द लिपटा दुपट्टा खोलते हुए बोली, हैरानी तो होगी जब 5 वक्त की नमाज पूरी ना पढ़ने वाले नवाफिल पढ़ने लगेंगे। इस्बा कुर्सी से उठी थी, उसके पास आई। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? रुतबा ने नाराज़ी से पूछा। हाँ बिल्कुल, इस्बा भी डटी रही। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि आबरू और हरम आ गई? रुतबा ने दुपट्टा खोलकर एक तरफ रखा, अपने बालों में यकायक अपने बालों में लगा क्लिप खोलकर बालों में ब्रश फेरने लगी। क्यों छोड़ दूं? बताओ तो सही क्या मामला है? इस बार तफ्तीशी अंदाज में पूछने उसके सामने आ गई थी। रुतबा खामोशी से अपने बाल संवारती रही। इस बार उसके पास खड़ी अपने दुपट्टे पर लगे मोतियों को छेड़ने लगी थी। कहीं तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा आज? मोतियों को छेड़ते इस बार के दिमाग में एकदम ख्याल आया था, जिस पर रुतबा ने पहले मुड़कर उसको देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। अब मैं समझी, इस बार तमानियत भरे अंदाज में कहती दोबारा कुर्सी पर जा बैठी। तुमने जवाब नहीं दिया हरम, और आबरू आ गए? रुतबा ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं आए। इस्बा उसको जवाब देते कुछ सोच में गुम थी। क्या सोच रही हो? रुतबा ने अपने बालों की पोनी बनाते उससे पूछा था। यही कि अगर तुम फेल हो गई तो? इस्बा चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाते बोली। उसकी बात पर रुतबा झटका खाकर उसकी जानिब मुड़ी थी। तौबा इस्तग़फ़ार, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? वो खफगी से उसे देखने लगी। सच बोलने में कैसी शर्म? इस्बा दांतों की नुमाइश करती बोली। अगर इंसान का मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर ली। रुतबा ने भी अपनी ज़बान के जौहर दिखाए। आपी, इस्बा आपी। इससे पहले कि रुतबा उसकी बात का जवाब देती, हरम भागती उससे लिपट गई थी। अरे रे, क्या हुआ? वो उसके एकदम गले लग जाने पर हैरान और परेशान होते हुए बोली। मैं फर्स्ट आई हूँ आपी। हरम ने उससे अलग होते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अरे वाह, शाबाश मेरी गुड्डी। वो उसे दोबारा अपने गले लगाते बोली। तुम भी देखो और कुछ सीखो, इस बार रुतबा को मुखातिब करते बोली। जिस पर रुतबा ने उसको देखते आंखें घुमाई कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, जिस पर 11 बज चुके थे। वो एकदम भागती दूसरे कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ?
उसे इस तरह भागते देख कमरे में दाखिल होती आबरू ने इसबा से पूछा, लगता है रिजल्ट आ गया है इसका। इसबा हरम के बाल संवारती बोली, ओ अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? आबरू ने उनके पास बैठते हुए पूछा। सामने वाली खालदा आंटी के घर गई हैं। सही। आबरू ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। आपी, आपको पता है मेरी मिस कह रही थी कि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। हरम मुस्कुराते इसबा को अपने टीचर की कही बात बताने लगी। मेरी गुटी है ही इतनी अच्छी और प्यारी। इसबा ने उसके फूले फूले गाल को खींचते हुए कहा, जबकि पास बैठी आबरू उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र कमरे में दाखिल होती रुतबा की जानिब गई, जिसका बुझा हुआ चेहरा कुछ गलत होने का अंदिया दे रहा था। क्या हुआ रुतबा? आबरू उठते उसके पास आकर पूछने लगी थी। आबरू की आवाज़ पर इसबा ने भी रुतबा की जानिब देखा। आ गया रिजल्ट? उसे मुसलसल खामोश देखकर आबरू ने दोबारा पूछा। हाँ, आ गया। रुतबा सपाट लहजे में बोली। उसका अंदाज देखकर किसी ने मजीद कोई सवाल ना किया। पूछो कि नहीं कैसा आया? उन्हें खामोश देखकर रुतबा बोली। बताना चाहती हो तो बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। आबरू समझ चुकी थी, इसीलिए वापस बेड पर आकर बैठ गई। बताओ न रुतबा, कैसा रहा? इसबा चेहरे पर फिक्र समोए उसके करीब आई थी। तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई? वो इसबा की तरफ देखते हुए कहने लगी। क्या मतलब? इसबा ने उसकी बात पर नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मैं पास हो गई हूँ। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड आया है। वो खुशी के मारे चिल्लाई। उसकी बात सुनते इसबा ने टेबल पर पड़ी कॉपी उठाकर उसकी कमर पर दे मारी। हाय अल्लाह, जालिम औरत! रुतबा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर दुहाई दी थी। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुंह पर 12 बजाकर ऐसे आई थी जैसे फेल हो गई हो। इसबा खफकी से कहने लगी। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम्हारी अपनी दुआएं कबूल ना होने का कितना अफसोस है। रुतबा उसे चिढ़ाती हरम के करीब आई और जोर से उसके गाल खींचे थे। आपी, जिस पर वो चिल्ला उठी थी। रुतबा आराम से। आबरू हरम के चिल्लाने पर रुतबा को मुखातिब करते बोली। जोर से नहीं खींचा मैंने, ये है ही बहुत नाजुक। वो हरम को घूरते बोली। याद आया तुम्हारे साथ वशमा का भी तो रिजल्ट था ना? रुतबा को एकदम याद आया था। जी, इसका भी रिजल्ट था। हरम अपना गाल सहलाते बोली। टॉप किया होगा उसने। रुतबा धप से बेड पर बैठ गई। वशमा फेल हो गई है। जवाब आबरू की तरफ से था। ओए, ना करो सच्ची। रुतबा एकदम हरम की जानिब देखती बोली, जिस पर हरम ने इस बात में सर हिलाया। फिर तो ताई के पास डबल मिठाई लेकर जाना बनती है। वो हंसते हुए कह रही थी। रुतबा, इसबा ने रुतबा के पास आते ही उसको आंखें दिखाई थी। एक हरम के फर्स्ट आने की और एक। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। रुतबा, बाज आ जाओ। आबरू ने उसके सर पर एक चपत रसीद की। अच्छा अच्छा, मेरा मूड खराब मत करना, बहुत खुश हूँ मैं आज। वो अपने नाखूनों को देखते बोली। चलो मेरे साथ किचन में। इस बार रुतबा को देखते हुए बोली। नहीं आज नहीं, आज मुझे आराम करने दो। रुतबा तकिए पर सर रखते लेट गई थी। क्यों भाई, किस खुशी में? इस्बा, तुम किचन में चलो, मैं आती तुम्हारे साथ। इस्बा की बात मुकम्मल होने से पहले आबरू बोली। उसकी बात पर इस्बा ने रुतबा को घूरा, गोया कहना चाहती हो कि तुम मैं बाद में देख लूंगी, और तुम आज आराम करना है ना? जितना कर लो, कल से दोपहर का खाना तुम बनाओगी। आबरू रुतबा को मुखातिब करती बोली। आबरू। रुतबा ने आबरू की बात पर मुंह बनाया था, जिसके जवाब में आबरू खामोशी से इस्बा के पीछे किचन की तरफ चल पड़ी। अब आएगा मजा। खुर्रम की आवाज पर रुतबा ने उसकी जानिब देखते हुए हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तुम्हें तो मैं। वो बेड से उठती उसकी जानिब बढ़ने लगी कि हुर्रम ने उसे जुबान चढ़ाते कमरे से भाग वो बेड से उठती उसकी जानिब बढ़ने लगी कि हुर्रम उसे जुबान चढ़ाते हुए कमरे से भाग गई थी। जालिम समाज, मेरी खुशी किसी को बर्दाश्त ही नहीं होती। वो ड्रामाई अंदाज में कहती दोबारा बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई थी। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। एक नए दिन का आगाज हुआ। वो अपने बैग में एक आखिरी चीज डालते उसे बंद करती ड्रेसिंग के सामने आई और उसे अपने आप पर एक आखिरी निगाह डाली थी। पाँव को सैंडल्स में कैद करते बैग उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। एक गहरी सांस लेते उसने दरवाज़ा खोला। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लाउंज में आई, जहाँ इस वक्त अहमद साहब का फ़ोन मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ थे। सबरीना पर नज़र पड़ते उनके चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। इतने में किचन से निकलती सकीना बेगम की नज़र भी सबरीना पर पड़ी। वो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट टेबल पर रखती सबरीना की जानिब आई थी। सबरीना, ये सब क्या है? वो उसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता देख पूछने लगी। इससे पहले कि सबरीना कोई जवाब देती, अहमद साहब जो फ़ोन बंद कर चुके थे उसके करीब आए।
तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई सबरीना? उनके लहजे में सख्ती थी। सबरीना जो जवाबन खामोश ही रही थी। वो अपने मुंह से अल्फाज अदा करने की हिम्मत जमा कर रही थी। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं राजी हूँ अबू। वो तमाम तर हिम्मत जमा करती अहमद साहब की बात काटते हुए बोली, मैं हुज़ैफा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो इस वक्त कितनी तकलीफ में थी ये सिर्फ वही जानती थी, जबकि अहमद साहब और सकीना बेगम दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। मगर मेरी एक शर्त है। उन दोनों को मुसलसल खामोश देखकर दोबारा बोली, कैसी शर्त? सकीना बेगम ने पूछा था। मैं शादी तक यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त चाहती। उसने अहमद साहब की जानिब देखते पूछा। माहौल में एकदम से खामोशी छा गई। इस खामोशी को अहमद साहब के मोबाइल पर आए मैसेज की ट्यून ने तोड़ा था। अम्मी, आप रुकैया आंटी को 12 बजे का टाइम दे दें। मेरी आज ही क्लास है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। सकीना बेगम ने अभी बोलने के लिए लब खोले थे कि सबरीना ठहरे हुए अंदाज में बोली, क्या मुझे इजाज़त है? वो अहमद साहब की आंखों में देखती बोली, जहां उसे फतह के बाद सरशारी का तासुर दिखाई दे रहा था। जाओ। जब वो बोले तो उनकी आवाज़ में नमी थी जो इस वक्त सबरीना महसूस ना कर सकी। खुदा हाफिज। वो इन दोनों पर एक निगाह डालती हुई एक कदम उठाती लाउंज की दहलीज पार कर गई। सकीना बेगम उसे तब तक देखती रही जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल ना हो गई। उसका बदलता रवैया, बदलते तासुरात उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। उनका दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। उन्होंने एक नज़र सोफे पर बैठे अहमद साहब पर डाली जो मुस्कुराते किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उनकी ये मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद आज दोबारा वापस लौटी थी। वो अपनी बात मनवा चुके थे। वो अपनी जिद की और अना की जंग जीत ही चुके थे, मगर इस जंग में वो अपनी बेटी हार गए थे। एक गर्म दोपहर के बाद माहौल अब नॉर्मल होने लगा था। ठंडी हवाएं माहौल में मौजूद हिद्दत को जज्ब करती माहौल को खुशगवार बना रही थी। दी ग्रेट रेस्टोरेंट में इस वक्त खूब गहमा गहमी का समा था। शाम के 5 बजे का वक्त था। शाहजैन लाशारी भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। वो इस वक्त स्याह रंग की पैंट शर्ट में मलबूस था। स्याह रंग उसका पसंदीदा रंग था। बालों की पोनी, जबकि हाथों में पहने बैंड्स में चंद और बैंड्स का इजाफा हो चुका था। वो टांग पर टांग रखे किसी के इंतजार में बैठा था। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन को बेजारी से स्क्रॉल कर रही थीं। तंग आकर उसने मोबाइल बंद करते वापस अपनी पैंट की जेब में डाल दिया और मुंह में मौजूद च्युइंगम चबाते इधर उधर देखने लगा। नजरें इधर उधर घुमाते उसकी नज़र अचानक सामने से आते फ़ोन पर पड़ी थी, जो तेजी से उसी जानिब नजरें इधर उधर घुमाते उसकी नज़र सामने से आते फवाद पर पड़ी थी, जो तेजी से उसी जानिब आ रहा था। उस पर नज़र पड़ते उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। आइए जनाब आइए। फवाद के करीब पहुंचने पर वो अपने कान के लो खुजाता बोला, एक्सट्रीमली सॉरी यार, लेट हो गया। फवाद अपना मोबाइल और वॉलेट टेबल पर रखता कुर्सी खींचकर बैठने लगा। नहीं जनाब, कोई मसला नहीं। शाहजैन तंजिया लहजे में बोला, सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत था। फवाद दोबारा माजत करता बोला। अब वो शाहजैन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। मुझे यहाँ बुलाकर खुद तुम पूरे 10 मिनट लेट आए हो। वो लम्हे भर को रुका, ये पता होने के बावजूद कि मुझे इंतज़ार करना सख्त नापसंद है। इसके लहजे में कुछ था जो सामने बैठा फवाद एकदम घबरा गया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता शाहजैन दोबारा बोला, मगर तुम ठहरे एक जिगरी यार, इसीलिए तुम्हें माफ़ किया। जाओ, क्या याद करोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर सामने बैठा फवाद भी मुस्कुरा दिया। अब बताओ कि मुझे क्यों बुलाया है? शाहजैन ने उसको मुस्कुराता देख दोबारा पूछा। यार, ऐसे ही 2 घड़ी मिल बैठने को। फवाद कुर्सी से टेक लगाता बोला, ये जानने के बावजूद कि शाहजैन लाशारी का वक्त कितना कीमती है। शाहजैन अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा। अच्छा ना यार, माफ़ कर दे, छोड़ दे इन सब बातों को। ये बता के क्या ऑर्डर करूं? वो सामने पड़े मेन्यू कार्ड को खोलने लगा था। मैं कर चुका हूँ। शाहजैन अपने मोबाइल पर तेज तेज उंगलियां चलाता हुआ बोला। यार शाहजैन, प्लीज़ अपना मूड ठीक कर ले। आइंदा एक भी मिनट लेट हुआ तो जो सज़ा तुम देना चाहो दे देना। फवाद मेन्यू कार्ड वापस रखता टेबल पर रखता हुआ बोला। इससे पहले कि शाहजैन कुछ बोलता, एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। इस वेटर की उम्र तकरीबन 55 के करीब थी। उसने आहिस्ता से सारा ऑर्डर टेबल पर लगाया। आखिर में फवाद के सामने उसकी ड्रिंक का ग्लास रखते अचानक उसका हाथ कांपा कि ड्रिंक के चंद कतरे फवाद के शर्ट पर गिरे, उसे दागदार कर गए थे। फवाद फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सो सॉरी सर, गलती से हो गया। वेटर फौरन से माजत करता बोला। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता फवाद की शर्ट साफ करने लगा। कोई बात नहीं, आप रहने दें। फवाद वेटर का हाथ पकड़ता हुआ बोला था। शाहजैन तो ये सारा मंजर देखकर खामोशी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैनेजर को बुलाओ, उसने पास खड़े दूसरे वेटर को कहा, जो फौरन इस बात में सर हिलाता चला गया।
शाहजैन की बात सुनते वो बूढ़ा वेटर फौरन उसकी जानिब आया था। माफ़ कर दें साहब, गलती हो गई। वो उसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था। शाहजैन वापसी कुर्सी पर बैठ गया और टांग पर टांग रख के उस वेटर को माफिया मांगते देखने लगा। कुछ देर बाद मैनेजर भी वहां आ गया था। उसके चेहरे से अयां था कि वो सारे मामले से बाखबर है। सर, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस वेटर की तरफ इशारा करता शाहजैन के पास आया। शाहजैन उसकी बात सुनता अपनी जगह से खड़ा हुआ। मिस्टर वली, आइंदा मुझे ये वेटर इस रेस्टोरेंट में नजर ना आए, उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। बट सर, मिस्टर वलीद, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। इससे पहले कि मैनेजर कुछ बोलता शाहजैन उसकी बात काटता बोला। मगर सर, ये बहुत ज़रूरतमंद है। मैनेजर ने दोबारा शाहजैन का मुखातिब किया। इसे कहो जब ये दूसरों को सर्व करना सीख जाए तो कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ ले। शाहजैन तनफ्फुर से कहता टेबल पर पड़ा अपना वॉलेट उठाने लगा। शाहजैन यार, फवाद शाहजैन के करीब आया था। यार, छोटी सी बात पर उसकी नौकरी तो मत लो। वो शाहजैन को समझाने लगा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। शाहजैन की बात पर फवाद मजीद कुछ बोलने के बजाय पीछे हो गया। जी वली साहब, आ गई मेरी बात आपको समझ? अगर ये शख्स मुझे आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शाहजैन ये कहता आगे बढ़ने लगा कि वो वेटर उसके सामने आ गया। साहब, ऐसा ना करें साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। साहब, मेरा घर। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, शाहजैन उसे धक्का देता अपने सामने से हटाकर बाहर की जानिब चल दिया था। पीछे खड़ा फवाद भी एक रहम भरी नज़र उस वेटर पर डालता बाहर चला गया। वो वेटर भागता हुआ मैनेजर के पास आया था। सर प्लीज़, मुझे नौकरी से मत निकालना, सर प्लीज़। वो गिड़गिड़ाता हुआ मिन्नतें कर रहा था, जबकि मैनेजर समेत बाकी सारा अमला बेबस खड़ा था। सबको मालूम था कि शाहजैन लाशारी की बात से इनकार का एक ही मतलब है, अपनी बर्बादी को आवाज़ देना। सबको मालूम था कि 2 दिन के अंदर अंदर ये रेस्टोरेंट बंद करवा सकता है, क्योंकि वो शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाशारी टेक्सटाइल्स के मालिक फयाज लाशारी का बड़ा बेटा था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।